आज हम भारत में राजनीतिक विपक्ष की एकता पर बात करेंगे। पिछले 8 सालों से विपक्ष बिखरा हुआ है और यही कारण है कि मोदी जी सत्ता में हैं। 8 साल में चाहे जनता असंतुष्ट हो, लेकिन उसका एकत्रीकरण नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका एक कारण है, सिंपल कारण है कि विपक्ष में नेतृत्व को लेके पहले लड़ाई है, जबकि ये लड़ाई पहले जब भी विपक्ष एक हुआ तो नेतृत्व की लड़ाई नहीं थी, विपक्ष की एकता प्रमुख थी। इमरजेंसी के बाद विपक्ष एक था तो नेतृत्व की लड़ाई थी नहीं। नेतृत्व बाद की बात देखी जाएगी, पहले विपक्ष एक तो हो। 67 में कांग्रेस विरोधी विपक्ष को जब इकट्ठा करने की राम मनोहर लोहिया ने थीसिस दी, एंटी कांग्रेस थीसिस, तो उसमें यही था कि लीडरशिप का सवाल नहीं उठता था। पर उस समय अल्टरनेटिव पूरा बन नहीं पाया था, लेकिन 8 और राज्यों की सरकारें गिर गई थी और नई सरकारें बन गई थी, संविध सरकारें। उनमें विपक्ष का जो विकल्प था वो मिल गया था लोगों को, मुख्यमंत्री मिले और लोगों ने उसमें एंजॉय किया 2-3 साल जो भी था। फिर वापस अल्टरनेटिव के अभाव में गड़बड़ हो गया। 71 में तो होना ही नहीं था, क्योंकि वो बांग्लादेश को जीतने पे 71 विपक्ष क्या करता। बांग्लादेश को जीत लिया तो वो जो सत्ताधारी दल है उसके पास ही सत्ता प्राप्त करने का एक साधन था, प्रचार मात्र था कि बांग्लादेश हमने जीता, हमको वापस वोट दो। वोट दे दिए लोगों ने, लेकिन 77 आते आते केंद्र पर टूट हो गई। केंद्र पर प्रहार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, नेतृत्व नहीं था, वो कोई सत्ता के अल्टरनेटिव नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक टोटल रेवोल्यूशन दिया, एक थीसिस दी, उसके इर्द गिर्द सारा विपक्ष एक हो गया। तो नतीजा सामने था। 77 का चुनाव केंद्र हार गया, केंद्र की सरकार हार गई और अल्टरनेटिव निकल गया, नेतृत्व भी उभर कर आ गया। मोरारजी देसाई के अंडर में सरकार चली, लेकिन जब फिर विपक्ष की जो सरकार थी वो लड़ने लगे आपस में, तो फिर ख़त्म हो गया। फिर वो सत्ता का केंद्र बिंदु फिर से कांग्रेस बन गई और वो 8 साल चली। 8 साल के बाद उस सत्ता के केंद्र बिंदु को ढहा दिया, अल्टरनेटिव बन के नहीं, विपक्ष का नेता बन के नहीं, लेकिन विपक्ष का नेता उभर गया और विपक्ष बाद में एक हुआ। यहाँ पहली बार हुआ कि एक नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में उभरा और विपक्ष की एकता बाद में हुई। तो चूंकि विपक्ष नेता के अंडर में एक हो गया, लेकिन वो सरकार 1 साल चली और चंद्रशेखर भी मन में लेकर के सरकार को बना लिया और चंद्रशेखर भी 6 महीने चले। तो विपक्ष की एकता को टारपीडो करने का काम विपक्ष में जब भी कांग्रेस बनी, कांग्रेस रही, उसने हमेशा विपक्ष की एकता को आघात पहुंचाया। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि कांग्रेस को आज बीजेपी के सामने कांग्रेस की विपक्ष की एकता में कांग्रेस की भागीदारी नहीं हो, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस चूंकि अब भी स्टम्बलिंग ब्लॉक है, अब भी वो नहीं चाहती कि किसी तरह विपक्ष की एकता हो, और बीजेपी भी नहीं चाहती कि विपक्ष की एकता हो, क्योंकि बीजेपी को इसमें फ़ायदा है कि कांग्रेस जब तक आगे रखी जाएगी तब तक जनता के वोट मिलने में आसानी होगी। जिस दिन विपक्ष एक हो गया, यहाँ नेतृत्व का अब सवाल नहीं है, नेतृत्व की बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नेता कौन होगा ये बात की बात है। पहले विपक्ष एक तो हो, एक होने में सारी पार्टियों का एक होना है। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एक जगह बैठ करके अपनी सीटें तय करें और सीटों में 543 सीटों को बांटना है विपक्ष को, क्योंकि 60% वोट बीजेपी के खिलाफ हैं। उन वोटों का एकत्रीकरण तभी होगा जब सारी विपक्ष की पार्टियां अपने 543 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगी। उसमें जो छोड़ के जाने वाला है वो भी
बीजेपी के साथ चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार विपक्ष का ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां आकर एक जगह बैठें, एक जगह बैठकर वो अल्टरनेटिव तय करें। अल्टरनेटिव लीडरशिप तय करने की ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप तो बाद में, एक बार आप चुनाव जीतेंगे तो लीडरशिप तो तय हो जाएगी, और वो लीडरशिप बनेगी प्रोग्रामिक यूनिटी के आधार पर। प्रोग्राम आप क्या दोगे वो पहले से बता दो जनता को। हम विपक्ष की सरकार बनी तो हम क्या प्रोग्राम, क्या कार्यक्रम चलाएंगे और क्या करेंगे इस देश में, वो यदि जनता को पहले से पता है तो फिर आपका कोई भी लीडर वो स्वीकार कर लेगी जनता। और वो 5 साल की गारंटी तभी होगी जबकि कोई न कोई कार्यक्रम आपका सॉलिड होगा, ठोस होगा, जनता के लिए काम आने वाला होगा। अन्यथा बीजेपी तो अपने सांप्रदायिक एजेंडे को चला के जीत रही है चुनाव। अब इस बीच में 1.5 साल है, 1.5 साल में अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी, कैसा एजेंडा चलाएगी। दो उसके पास एजेंडे हैं, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक जीवन। तो राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक में जनता को घेरना चाहती है। वो तो नारा विकास का देने से जरूरी थोड़ी है विकास का नारा देने से उनको वोट मिल जाए, क्योंकि विकास के नारे से तो वोट मिलेंगे नहीं। और देश की उन्नति हो रही है वो बीजेपी नहीं कर रही हो तो अपने आप भी हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें आर्थिक उन्नति के प्रयास कोई प्रधानमंत्री करे नहीं करे तो भी होगा। वो हमारे चूँकि ये उसमें जहन में हो गया है कि विकास तो करना ही है। विकास तो चूँकि इतनी बड़ी आबादी में जब पढ़े लिखे लोग हो गए, जो बाहर भी जा रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, इंडस्ट्री भी चलेंगी, टेक्नोलॉजी के आधार पर सारी चीज़ चलेंगी, तो सेवा सेक्टर हमारा इतना व्यापक हो गया है कि वो कहीं न कहीं से पैदा करेगा चीज़ें। तो आपको यदि 7-8% आपकी रहती है, वो कम है देखा जाए तो उसको बढ़ा के 13% 12% की जानी चाहिए, तब हम दूसरे देशों की लाइन में लगेंगे। हालांकि बिना लगे भी आप का बेस इतना बड़ा है कि आप बिना लगे भी जापान को पार कर जाएंगे, जर्मनी को पार कर जाएंगे बिना लगे, क्योंकि उनकी हालत ख़राब होने जा रही। जब उनकी हालत ख़राब है तो इनको दोनों को पार करने में तो कुछ नहीं। तीसरी शक्ति आप ऑटोमेटिक बन गए 2030 तक, अब बनी जाओगे। 2030 के बाद चाहे मोदी जी रहें नहीं रहें क्या फ़र्क पड़ता है, मोदी जी के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, दूसरा प्रधानमंत्री आएगा तो भी बन जाएंगे। तो विपक्ष की एकता के लिए ये देश की इकोनॉमिक आधार को लेना या देश में विकास की नीति को लेना या एंटी भ्रष्टाचार, जो चैनल हमेशा ये अल्टरनेटिव ढूंढती है। केजरीवाल विपक्ष के लीडर होंगे तो क्या होगा, नीतीश कुमार होंगे तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। कोई भी और को अल्टरनेटिव बता के, ममता बनर्जी होगी तो उनका क्या होगा। तो वो विपक्ष का लीडर बता के आप बीजेपी को मौका दे रहे हैं कि ये बीजेपी के पक्ष का अभियान है, चुनाव प्रचार अभियान है जो चैनल चला रही। चैनल हमेशा जो भी मत संग्रह करती हैं, जो भी आपका ओपिनियन पोल वो तैयार करती हैं, वो पोल कहाँ से आता है। उस पोल में ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जिससे केंद्र की सत्ता की ओर झुकाव हो। आप वो क्वेश्चन पूछिए ना जनता से कि जनता को आप महसूस करते हैं महंगाई अच्छी है या बुरी है, भ्रष्टाचार अच्छा है बुरा है, उस पर आप लीजिए ओपिनियन पोल। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, वर्तमान सरकार में महंगाई की दर बढ़ी है घटी है, वर्तमान सरकार में आपके जनता को कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। यदि ये इंडिकेटर्स हैं जो जनता के से पूछा जाए और जनता कहती है कि नहीं ये ठीक है, तो फिर ओपिनियन पोल की कुछ बात होती है। लेकिन ये तो ओपिनियन पोल में कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रेटिंग क्या है पॉपुलरिटी में, मोदी की रेटिंग क्या है। अरे मोदी तो सत्ता में है, उसकी रेटिंग तो हमेशा ही ऊंची रहेगी। जो भी जब सत्ता से हटाया जाता है, उसके पहले इंदिरा गांधी हो चाहे कोई भी था, राजीव गांधी हो, सबकी रेटिंग हाई थी, लेकिन वो हटा दिए गए।
तो ये दुनिया भर का खेल है। तो क्वेश्चन आप ऐसे पूछें तो चैनल में वो कई बेचारे क्वेश्चंस को पूछते हैं तो बताते हैं कि आपके क्वेश्चन ही गलत हैं, लेकिन वो चैनल वाले अड़ जाते हैं, बिना देखे में कुछ नहीं भरती, अड़ जाते हैं और वो तय करते हैं कि नहीं हम पूछ रहे हैं जिनका उत्तर दीजिए आप, उसके अलावा आप नहीं। तो ये तो एक मॉडल चैनल्स का, इसीलिए कोई गोदी मीडिया कहता है इसको, कोई मोदी मीडिया कहता है, कोई क्या, ये अपने को बेच दिया इन्होंने सब। उसका कारण ये है कि वो अपनी छोटी सी चीप अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए वो बेचारे एंकर ऐसा करते हैं और पैसा कमाते हैं। उनको कोई नहीं है, वो पीली पत्रकार कर ओपिनियन उनका कोई गूढ़ अध्ययन के द्वारा नहीं होता। गूढ़ अध्ययन के कारण वो कुछ बना भी नहीं पाते अपने आप को, और पत्रकार ऊंचे पैसा कमाने में तो हो जाएंगे, पैसा तो मिल जाएगा उनको, क्योंकि आज हमारा बेस यही देख लीजिए कि कोई समय पत्रकार 5,000 कमाता था तो बहुत ज़्यादा था, आज पत्रकार 5 करोड़ महीने का ले रहे हैं तो भी उनका पेट नहीं भर रहा। वो गूढ़ पत्रकारिता करते ही नहीं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, वो शॉर्ट टर्म गेन इसी तरह मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगला जो 24 का चुनाव है, मोदी जी कभी जीत ही नहीं सकते यदि विपक्षी एकता पहले हो जाती है। लीडरशिप का क्वेश्चन बाद में, लीडरशिप कभी भी, नेतृत्व का क्वेश्चन बाद में तय हो जाता है, पहले विपक्षी एकता होना जरूरी है। एकता का प्रकटीकरण किसमें हो? सीटों के बंटवारे, सीट तय की जानी चाहिए। और कांग्रेस इसलिए स्टम्बल ब्लॉक रही है सदैव विपक्षी एकता में। जब भी विपक्षी एकता से कभी कोई चीज़ सामने आई और कांग्रेस जब पिछवाड़े में गई तो उसने उसको टारपीडो किया, पीठ में छुरा भोंका, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, चाहे वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, उनको गिराने में महारत हासिल की। बीजेपी को गिराने में सब विपक्ष ने एक करके कांग्रेस को आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने विपक्षी एकता को ख़त्म किया और 10 साल तक ऐसा वो शासन किया जैसे कोई वो कम्युनिस्ट शासन भी ऐसा नहीं होता जैसे कांग्रेस ने किया। अरे बीजेपी तो सांप्रदायिक एजेंडे पर आधारित है। बीजेपी में तो आइडियोलॉजिकल वार है उनका कि हम सांप्रदायिक रहेंगे और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे। सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रवाद आगे बढ़े तो उनको मज़ा आता है और वो शासन भी कर रहे हैं इस आधार पर। तो उसको तोड़ने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने के लिए आप अल्टरनेटिव दे पाएंगे क्या? भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत जुड़ा हुआ है, उसको क्या जोड़ना चाहते हो? जहाँ टूटा हुआ है उसमें यात्रा करनी है। बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान में जाके यात्रा करो, अफगानिस्तान तक यात्रा करो कि हमारा भारत पहले का है। बीजेपी को अल्टरनेटिव दे रहे हो तो पाकिस्तान में होके यात्रा करिए, बांग्लादेश में यात्रा करिए, उनको समझाइए कि भारत का जुड़ाव होना चाहिए। भारत बीच में अंग्रेज़ों ने तोड़ा था, उसके हम खिलाफ, जनता को समझाइए वहाँ की को, तो आपका आंदोलन चल भी जाएगा। ये तो भारत जोड़ो थे तो ड्रामा है, फिड़का है जो बीजेपी भी करके जीत गई चुनाव। आप भी फिड़के करके जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी जनता इतना मूर्ख नहीं बनती कि आपके हिस्से आप कंटेनर लेके चल रहे हैं और पैदल यात्रा का ढोंग कर रहे हैं, उससे जनता में असर नहीं पड़ता। गांधी जी तो कंटेनर लेके, कार भी नहीं ले गए वहाँ तक, दांडी मार्च में पैदल ही चले थे ठेठ तक और कैंप में अपना टेंट लगा करके सो जाते थे। यहाँ तो इनको सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं साथ साथ। अरे आप राहुल गांधी हैं क्या जिनको सिक्योरिटी दी जा रही? ये सरकार भी उनको जानबूझ के बनाए रखना चाहती है। जैसे सारे चीफ मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी, जेल में पड़ा है तो भी सिक्योरिटी दी जाती थी। तो ये भी वही धंधा करती है जो कांग्रेस ने किया, क्योंकि इनको बनाए रखना उसके लिए ज़रूरी। ये बने रहेंगे तो वो सत्ता में बनी रहेगी। तो इस तरह से बीजेपी को सत्ता से हटाने का एकमात्र उद्देश्य यदि विपक्षी दलों का है तो विपक्षी दलों को पहले अपनी एकता करनी है और दूसरा काम है
सीटों का एकत्रीकरण करके सीटों को बंटवारा करना। जिसका जहाँ ज़्यादा जोर है उसको उतनी सीट देनी है। कांग्रेस का तो अब कहाँ जोर है? तमिलनाडु में क्या जोर है, बंगाल में क्या जोर है, उड़ीसा में क्या जोर है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में क्या जोर है। तो कांग्रेस फालतू पाबंदी करती है कि हमको यहाँ सीट हमारी 500 पे लड़ेंगे, हम लड़के 500 में से 50 आएंगी जीत करके। और यदि कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर ले कि हम 200 पे लड़ेंगे तो आपकी 100 सीट आ जाएंगी विपक्षी एकता के साथ, क्योंकि हिजाम बनेगी जनता में। विपक्ष एक हो गया है, सब जगह उसने सीटें बांट ली है उसके हिसाब से। तो आपका जहाँ एरिया है वहाँ पर आप लड़िए। अब यूपी में आप 2 सीट पर उसकी जीते हैं एमएलए में, तो आपको क्या सीट मिलेगी वहाँ? बिहार में आपको क्या सीट दी जाए? जितना आपका बनता है इलेक्ट्रल उसके हिसाब से वो दे दी जाएंगी। आसाम में आप हैं, आसाम में आपको सीट पूरी मिल जाएंगी। आप और जगह जहाँ जहाँ भी आप उसमें हैं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, जहाँ अल्टरनेटिव है, गुजरात है, यहाँ आपको सीटें पूरी मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का कांग्रेस को 200 सीटों का वजूद है। 200 सीट 543 में मिल जाएंगी। 343 सीट सारे अपोजिशन की उनको देनी चाहिए, अलग अलग एरिया वाइज। लेकिन क्योंकि कांग्रेस में ये घराना हठ धर्म को लिए हुए है, हमें ही प्रधानमंत्री बनना है, हमें ही सब कुछ करना है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है वो चलाएगी सत्ता। अरे चलने कौन देगा आपकी? बीजेपी का सांप्रदायिक आधार है, बीजेपी का राष्ट्रवाद आधार है, उनमें वो एक्सपोज कर देती है आप, क्योंकि आप में वो कुवत है ही नहीं कि उनको काट सको। आपके पास पॉजिटिव प्रोग्राम है ही नहीं, सकारात्मक प्रोग्राम नहीं। तो सकारात्मक प्रोग्राम कार्यक्रम यदि आपके पास हो तो आप बीजेपी को काट सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो नेगेटिव कार्यक्रम के आधार पर जीवित है। राष्ट्रवाद नेगेटिव है, वो पॉजिटिव राष्ट्रवाद वो नहीं है जो भारत के लिए होना चाहिए। बीजेपी का राष्ट्रवाद नेगेटिव नकारात्मक है और बीजेपी का सांप्रदायवाद भी नकारात्मक है। लेकिन ये दोनों उसका आधार है, मूल आधार है, जिस पर जनता को कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन सोचने के बाद भी वोट उधर ही जाते हैं, क्योंकि उसमें एकत्रीकरण हो जाता है उनका। उस एकत्रीकरण का विभाजन विपक्षी एकता से ही हो सकता है। विपक्षी एकता होगी तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज का इतना ही।